अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक इज़ इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स को सिंथेसाइज करना हो तो उसको इंडस्ट्रियली कैसे सिंथेसाइज किया जा सकता है। हम दो अल्कोहल्स को देखेंगे, मेथनॉल और एथनॉल। मेथनॉल जो है इसको हम वुड स्पिरिट भी कहते हैं बिकॉज ये फॉर्मली इट वाज प्रिपेयर्ड बाय द डिस्टिलेशन ऑफ वुड। यानी वुड की डिस्टिलेशन करें तो हमारे पास जो है वुड स्पिरिट आएगी। वुड स्पिरिट जो है उसमें मेथनॉल होता है। मेथनॉल जो है नाउ डेज इट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम वाटर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है बच्चों और हाइड्रोजन है। अगर इसका मिक्सचर लिया जाए तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं वाटर गैस। वाटर गैस के साथ हमारे पास क्या होना चाहिए, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड का एटलीस्ट होना चाहिए। इसी तरह 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए और 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर होना चाहिए। ये सारी रिएक्शन कंडीशंस जो है वो एरोहेड के ऊपर जो है वो आपने मेंशन कर देनी है। इनको दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास मेथनॉल बनता है। अब ज़रा इसका जो है वो देख लीजिए, फ्लो शीट डायग्राम है इसके बच्चों सामने आपके। फ्लो शीट डायग्राम में देखें, हमारे पास जो है वो मिक्सचर है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का, यानी वाटर गैस है। वाटर गैस को सबसे पहले हम प्यूरिफाई करते हैं। इसी वजह से सबसे पहले जो है गैस प्यूरिफायर लिखा हुआ है। गैस प्यूरिफायर, जब गैस आपकी प्यूरिफाई हो जाएगी तो फिर हम उसको कंप्रेसर में भेजेंगे। कंप्रेसर में इस वजह से क्योंकि आपने रिएक्शन कंडीशन में लिखा हुआ है कि आपका 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है वो प्रेशर होना चाहिए। सो यहाँ पे आपका कंप्रेसर जो है वो आपको प्रेशर देगा। कंप्रेसर से क्या होगा, कंप्रेसर से यहाँ पे हमारे पास कॉइल्ड पाइप्स लगे हुए हैं। इन कॉइल्ड पाइप से नेक्स्ट जो है वो लिखा हुआ है कि जिंक ऑक्साइड होगा और क्रोमियम ऑक्साइड कैटलिस्ट होगा और 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। जो आपकी रिएक्शन कंडीशन ये देखें यहीं पे कंप्लीट हो गई। 200 कंप्रेसर की वजह से आपने जो है प्रेशर जो है वो अरेंज किया। इसी तरह आपने जो है नेक्स्ट जो है कैटलिस्ट टॉवर के अंदर जो है कैटलिस्ट रखा और साथ में जो है वो आपने टेम्परेचर प्रोवाइड कर दिया। जैसे ही ये हमारे पास प्यूरिफाइड गैसेस जो है वो यहाँ पे आएंगी तो रिएक्शन होगा, रिएक्शन से जो है वो मेथनॉल बनेगा। ये जैसे ही मेथनॉल बनता है तो मेथनॉल को नेक्स्ट जो है ये वेपर्स बनते हैं। वेपर्स जो है उनको जो है दोबारा से जो है वो लिक्विड स्टेट में लाने के लिए यहाँ पे हमारे पास कंडेंसर लगा हुआ है। कंडेंसर जो है वेपर्स कंडेंसर जो है वो क्या करेगा, वेपर्स को जो है वो कन्वर्ट कर देगा लिक्विड स्टेट में। कंडेंसर से बाद नेक्स्ट जो है वो आप कलेक्शन कर लेंगे मेथनॉल की। सो मेथनॉल जो है वो आपने जो है यहाँ से कलेक्ट कर लिया, लेकिन जो अनरिएक्टेड जो है वो हमारे पास वाटर गैस होगी जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर है। ये दोबारा से जो है वो रिसाइकल होगा और रिसाइकल होकर अनरिएक्टेड गैसेस जो है दोबारा से कंप्रेसर के पास आएंगी और फिर दोबारा से कैटालिटिक टॉवर के पास जाएंगे और इस तरह जो है दोबारा से मेथनॉल बनाने में यूज़ होंगी। सो ये रिसाइकलिंग से जो है वो क्या होता है, जो हमारे पास अनरिएक्टेड गैसेस हैं तो वो दोबारा से रिसाइकल हो जाएंगी और प्रोडक्ट बनाएंगी। एथेनॉल जो है उसको सिंथेसाइज करना हो इंडस्ट्रियली तो हमारे पास इंडस्ट्रियली एथेनॉल को सिंथेसाइज करने के लिए फर्मेंटेशन का प्रोसेस है। फर्मेंटेशन जो है वो बच्चों बायोकेमिकल प्रोसेस है। मीन बायोकेमिकल का मतलब है कि यहाँ पे कोई ना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें चाहिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, यीस्ट, ये हमारे पास जो है वो मौजूद होने चाहिए। बैक्टीरिया और यीस्ट में मौजूद जो एंजाइम्स हैं वो एंजाइम्स जो है वो क्या करते हैं, वो फर्मेंटेशन के प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं। सो ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है, जैसे आपका अपना बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37 है तो ये लिविंग सिस्टम जो है उसको आप यूज़ करें। इसी वजह से जो है वो आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो 25 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसी तरह प्रॉपर एरेशन भी चाहिए। प्रॉपर एरेशन का मतलब हवा का गुजर होना चाहिए। इसी तरह जो है डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन, जैसे ही आप जो है वो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं तो प्रोडक्ट जैसे जैसे बनती है तो उसको डाइल्यूट करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट बनेगी तो खुद माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म कर देती है। इस वजह से हमें सोल्यूशन को डाइल्यूट करना पड़ता है। इसी तरह आपने कोई भी प्रिजर्वेटिव जो है वो शामिल नहीं करने। अगर आप प्रिजर्वेटिव शामिल कर देंगे तो फिर फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाएगा। जैसे आप जितनी भी चीज़ें जो है वो स्टोर्ड यूज़ करते हैं उन सब में प्रिजर्वेटिव मौजूद होते हैं। इस वजह से जो है वो बायोकेमिकल ग्रोथ नहीं बायोलॉजिकल ग्रोथ नहीं होती। सो हम पाकिस्तान में एथेनॉल को अगर सिंथेसाइज करना चाहते हैं तो मोलेसिस मीन गन्ने की जो राब है उससे हम बना सकते हैं। इसी तरह स्टार्च, ग्रेन या फ्रूट जूसेस से बनाते हैं। मोलेसिस सबसे ज़्यादा जो है वो यूज़ होने वाला प्रोसेस फर्मेंटेशन के लिए। फर्मेंटेशन के लिए कोई ना कोई सबस्ट्रेट होना चाहिए। जैसे अभी आपने एंजाइम पढ़ा, एंजाइम वाले आपने जो है वो पढ़े हुए एंजाइमेटिक रिएक्शंस भी, उसमें भी आपके पास सबस्ट्रेट होना चाहिए, एंजाइम होना चाहिए, फिर आपकी प्रोडक्ट बनती है। यहाँ पे भी आपके पास मोलेसिस जो है वो मौजूद है। मोलेसिस सबस्ट्रेट के तौर पे बिहेव करेगा। सो सबस्ट्रेट जो है ये शुगर केन का जो है वो शुगर केन जूस है, उसका जो है वो रेजिड्यू जो होता है, जो बाकी बच जाता है, उसको हम मोलेसिस कहते हैं। मोलेसिस जो है उसके अंदर हम जो है वो क्या यूज़ करेंगे, हम यीस्ट को यूज़ करेंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा दिस इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल प्रोसेस में आपको जो है वो यीस्ट यूज़ करनी पड़ेगी या माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से बैक्टीरिया या यीस्ट
ये दोनों जो है वो हम फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं। मोलेसिस में सुक्रोज मौजूद होती है, इस वजह से जब हम इन्वर्टेज यूज़ करते हैं तो सुक्रोज जो है ये देखें ये डाइसेक्राइड है, मीन्स इसके अंदर 2 ग्लूकोज यूनिट हैं, दोनों ग्लूकोज यूनिट जो है वो सेपरेट हो जाती हैं। तो देखें एक हमारे पास ग्लूकोज है और एक फ्रुक्टोज है, दोनों का फार्मूला सेम है C6H12O6, और यहाँ पे भी आपका फ्रुक्टोज का फार्मूला भी C6H12O6 है। इनकी जो है वो स्ट्रक्चर डिफरेंट है। आपने जो है आइसोमर्स पढ़े हुए हैं, आइसोमर्स आर द कंपाउंड्स दैट हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। सो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट ये स्ट्रक्चर्स डिफरेंट रखते हैं, इस वजह से जो है वो हमने जो है साथ ही लिख दिया ताकि पता चल जाए कि हमारे पास ग्लूकोज बनेगा एक और दूसरा जो है वो फ्रुक्टोज बनेगा। अब हमारे पास जो है वो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज के लिए C6H12O6, उसके लिए इंजाइम जो है वो जाइमेज आएगा, ग्लूकोज के लिए जाइमेज इंजाइम होगा, और यीस्ट हम जब यूज़ करेंगे उसमें जाइमेज इंजाइम प्रोड्यूस करेगी और हमारे पास मेथनॉल बनेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अगर आप इसको स्टार्च से सिंथेसाइज करना चाहते हैं, क्योंकि आपने 2 मेथड जो है वो ऊपर कहा था कि हम जो है उसको मोलेसिस से सिंथेसाइज कर सकते हैं या फिर जो है वो स्टार्च ग्रेन से ऑब्टेन कर सकते हैं। सो स्टार्च अगर आपके पास है, स्टार्च जो है वो भी उसका आपने लिख लेना है C6H12 की बजाय जो आपने H10 लिखना है, और इसी तरह O जो है वो 5, क्योंकि इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकला हुआ है। 2 जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करते हैं तो उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, जिसकी वजह से जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कमी आ जाती है। सो हाइड्रोजन जो है वो 12 के बजाय जो है H2O, जैसे मैं कह रही थी कि वाटर इसमें से निकला हुआ है, हाइड्रोजन 2 निकलेंगे, कम होंगे, और इसी तरह ऑक्सीजन 1। यहाँ पे हमारे पास एंजाइम चेंज है बच्चों, यहाँ एंजाइम जो है वो डायस्टेज आएगा। डायस्टेज जो है यीस्ट में मौजूद है, डायस्टेज जो है वो क्या करता है माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। माल्टोज शुगर है। जितने एंजाइम के नेम होंगे बच्चों उनके लास्ट पे आपको ASC जो है वो नजर आएगा, यानी जैसे डायस्टेज, जैसे इन्वर्टेज, जैसे जाइमेज, ASE जो है वो पहचान है कि ये आपका एंजाइम है। और जो शुगर्स हैं ये आपके पास माल्टोज हैं, ग्लूकोज हैं, फ्रुक्टोज हैं। सो माल्टोज होगा आपके पास, माल्टोज जो है C12H22O11, C12H22O11 जो है इसका वाटर के साथ जो है वो हाइड्रोलाइसिस करते हैं। तो क्या होता है, ये माल्टेज एंजाइम चाहिए इसके लिए, क्योंकि ये हमारे पास जो शुगर है वो माल्टेज है, इस वजह से जो है माल्टोज है, इस वजह से शुगर जो हमारे पास एंजाइम चाहिए वो माल्टेज है। सो ये क्या करेगा, ये 2 ग्लूकोज यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा, दोनों ग्लूकोज यूनिट जो है जाइमेज एंजाइम की मौजूदगी में जो है दोबारा से एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। लास्ट वाला रिएक्शन देखिए, यहाँ पे भी हमारे पास जब ग्लूकोज यूनिट आई थी तो ये ग्लूकोज से जो है वो जाइमेज हमने यूज़ किया और मेथनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनी। यहाँ पे भी आप जो है वो क्या कर रहे हैं, जाइमेज जो है वो यूज़ कर रहे हैं और मेथनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपकी प्रोडक्ट है। अगर जो है वो हम अल्कोहल को इस तरह फर्मेंटेशन के प्रोसेस से जो है वो ऑब्टेन करते हैं तो ये रफली जो है वो 14% तक जो है वो बनता है। 14% जो है वो हमारे पास अल्कोहल की कंसंट्रेशन होती है। अगर जो है वो अल्कोहल को हम 95% तक जो है वो डिस्टिलेशन करके दोबारा से जो है प्यूरिफाई करते रहें तो ये हमारे पास रेक्टिफाइड स्पिरिट बनता है। रेक्टिफाइड स्पिरिट जो है उसके अंदर जो है, जैसे मैं आपसे पूछूँ रेक्टिफाइड स्पिरिट जो है उसके अंदर परसेंटेज जो है वो कितनी है अल्कोहल की, तो आप कहेंगे 95%। एब्सोल्यूट अल्कोहल यानी 100% जो है अगर आप जो है वो अल्कोहल ऑब्टेन करना चाहते हैं तो उसके बाद आप क्या करेंगे, यही रेक्टिफाइड स्पिरिट जो है इसको आप जो है ट्रीट करेंगे विद कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या करेगा, जितनी भी अब्जॉर्ब मॉइस्चर होगी उस सबको अब्जॉर्ब कर लेगा। हम अल्कोहल को डीनेचर भी कर सकते हैं। डीनेचरेशन के लिए हम जो है वो कुछ केमिकल्स यूज़ करते हैं, जैसे जो है वो हमारे पास 10% मेथनॉल हो। एथनॉल को डीनेचर करना है बच्चों बिकॉज इट इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, क्योंकि एथनॉल को जो है वो पीने के लिए यूज़ करते हैं। तो एथनॉल को जो है वो ड्रिंकिंग पर्पस से रोकने के लिए 10% उसके अंदर जो है मेथनॉल शामिल कर दी जाती है। इसको मिथाइलेटेड स्पिरिट कहते हैं और मिथाइलेटेड स्पिरिट के तौर पे ही ये मार्केट में आएगी। इसी तरह या फिर हम इसके अंदर पिरिडीन यूज़ करते हैं या फिर एसीटोन यूज़ करते हैं ताकि इसको डीनेचर किया जा सके, एथनॉल को डीनेचर किया जा सके। सो बच्चों ये हमारा इंडस्ट्रियल सिंथेसिस थी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एथनॉल एंड मेथनॉल।